हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस गाइस। और हम कस्टम की एक्ट यहाँ पे कर रहे थे। कस्टम एक्ट के अंदर हमने काफ़ी कुछ अपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और आज हम कस्टम एक्ट की लास्ट क्लास, कस्टम एक्ट की ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। टुडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर कस्टम एक्ट। इसके अंदर हमारे कुछ टॉपिक पेंडिंग है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे का पूरा जो भी हमारा पेंडेंसी में है, तो उसको हम पढ़ लेंगे। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आराम से पढ़ेंगे, जो रेलेवेंट नहीं है तो उनको थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है कस्टम एक्ट के अंदर कि भाई ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? क्या मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन का? गुड कैन कम थ्रू पोस्ट, पार्सल और बैगेज विद द पैसेंजर। देखो क्या होता है, जो गुड्स आती है ना, किसी भी अगर आपने इंपोर्ट की है गुड, मान लो कहीं बाहर से गुड्स मंगवाई है, तो गुड्स आपके पास कैसे आएंगी? या तो गुड्स आपके पास आएंगी पोस्ट के थ्रू, पार्सल के थ्रू, कुरियर वगैरह, या फिर बैगेज के थ्रू। डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट प्रोसीजर आर देयर फॉर द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और अलग अलग तरीके से आपको पोस्ट के थ्रू मंगाना है, पार्सल के थ्रू मंगाना है, बैगेज के थ्रू मंगाना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, गुड्स को लाने ले जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, प्रोसीजर है हर एक डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्लियर है? इंपोर्टेड गुड आर अलाउड टू बी वेयर हाउस बट अंडर ड्यूज कंप्लायंस ऑफ कस्टम। आप क्या कर सकते हो, आपने कोई गुड्स क्या की, इंपोर्ट की, आप उसको कस्टम के वेयर हाउस में भी क्या कर सकते हो, रख सकते हो, बट आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, कस्टम के कंप्लायंस करने पड़ेंगे। देयर आर पब्लिक एंड प्राइवेट वेयर हाउस, और आप वेयर हाउस भी कर सकते हो, गुड्स को क्या कर सकते हो, वेयर हाउस भी कर सकते हो, वेयर हाउस में भी रख सकते हो। दो तरह के वेयर हाउस होते हैं, एक होता है पब्लिक वेयर हाउस, एक होता है प्राइवेट वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, समझ आ गया? इस पर्पस के लिए आप पब्लिक वेयर हाउस में भी रख सकते हो, प्राइवेट वेयर हाउस में भी रख सकते हो। हमारे पास ये आगे यहाँ पर चलता है, ठीक है ना। अब आता है आगे हमारे पास कि भाई अब क्या है, importer exporter are subject to cease falsification and they also subject to penalties and arrest in some cases। भाई ये हो सकता है कि भाई अगर आपने कुछ कंप्लाइंसेस नहीं करे, आपकी गुड सीज भी हो सकती है, आपकी गुड फॉल्सिफिकेट भी हो सकती है ना, और आपके ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं। तो आपको काफ़ी कुछ इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट। यहाँ पे सबसे पहले बात होती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसशिपमेंट। ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट की बात कर लेते हैं। क्या होता है ट्रांजिट, क्या होता है ट्रांसशिपमेंट? ट्रांसशिपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसशिपमेंट? कोई भी कन्वेंस वेसल में रीच अ पोर्ट बट मे नॉट अनहोल्ड द गुड at the unload the good at the port it। कोई भी कन्वेंस या वेसल अगर किसी पोर्ट पे आया है, मान लो आपने यूके से माल मंगवाया, आपने यूके से माल मंगवाया, यूएस से माल मंगवाया और वो मुंबई पोर्ट पे आया, समझ आ गई? उसको क्या नहीं किया जाएगा, आप अनलोड नहीं करते। ए कन्वेंस या वेसल में रीच एट अ पोर्ट बट मे नॉट अनलोड द गुड एट दैट पोर्ट। It may halt at the port for any other purpose such as repair, relinquishment of supply, refueling, etc. Once the purpose is over, it may start sailing the destination for the port. In this case, two ports are involved: the halting port known as transit port and the destination port called port of clearance। मान लो आपको यूके से माल मंगवाना है और साउथ अरब अरब से माल होकर आ रहा है। मान लो यूके से आपका माल आ रहा है, वो अरब कंट्री में से होके फिर इंडिया आएगा, यूके में माल आया, यहाँ पे आपका माल क्या हुआ, पोर्ट पे यहाँ पे रुका, बट यहाँ पे उसने अनलोड नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ वो या तो रिपेयरिंग के लिए या फिर रिफ्यूलिंग एक्सेट्रा इन पर्पस के लिए रुका। तो अगर जिस पोर्ट पर
आपका माल पहुंचता है, जिस पोर्ट पर आपका वैसल पहुंचता है जिसमें आपका माल था, लेकिन वहाँ पे वो अनलोडिंग नहीं करता, वो सिर्फ किन पर्पस के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्लेनिशमेंट के लिए, या सप्लाई के लिए, या रिफ्यूलिंग पर्पस के लिए। आपका अगर उस पोर्ट पर आपका वैसल जो रुकता है तो उसको बोला जाता है कि ये क्या है, ये आपकी हाल्टिंग पोर्ट है। इस तरह की पोर्ट को क्या किया जाता है, हाल्टिंग पोर्ट। तो इसको ट्रांसिट पोर्ट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसिट पोर्ट। और जहां पर आपका माल जो है क्लियर होता है, जहां पर माल आपका उतरता है, अनलोड होता है, उसको बोला जाता है डेस्टिनेशन। कि जहां पर आपका माल आना है उसको बोला जाता है डेस्टिनेशन पोर्ट। दो तरह की पोर्ट होती है, एक ट्रांजिट पोर्ट, एक होती है डेस्टिनेशन पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट एक ट्रांजिट पोर्ट होती है, एक कौन सी होती है, डेस्टिनेशन पोर्ट होती है। ट्रांजिट पोर्ट के अंदर क्या होता है, ट्रांजिट पोर्ट के अंदर आप सिर्फ वेसल को वहां पर रोकते हो, उस पोर्ट पे लेके जाते हो, किस पर्पस के लिए, रिपेयर। अगर आपके वेसल में कोई गड़बड़ी होगी तो रिपेयर कराने के लिए, रिफ्यूलिंग कराने के लिए, अगर आपको रिफ्यूल कराना है, फ्यूल डलवाना है उसके लिए, रिप्लेनिशमेंट के लिए। उसके बाद क्या है, डेस्टिनेशन पे क्या होती है, क्लियरेंस होती है गुड्स की, है ना। सच अ फिनोमिनल ऑफ टेम्परेरी स्टे एट अ पोर्ट अदर देन अ डेस्टिनेशन पोर्ट इज कॉल्ड ट्रांजिट। जब आप टेम्परेरी स्टे करते हो किसी पोर्ट पे, आप वहाँ पे अनलोडिंग नहीं करते, आप वहाँ पे क्या करते हो, टेम्परेरी, जिस पोर्ट पर एक वेसल माल को लाते हुए टेम्परेरी स्टे करता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिट पोर्ट कहते हैं। इन ट्रांजिट पोर्ट क्या यहाँ पर चलते हैं, द गुड्स रिमेन इन द सेम वेसल एंड द कॉन्सिक्वेंटली रीच एट द पोर्ट ऑफ द क्लियरेंस। और फिर क्या होता है, सेम वेसल के अंदर ही गुड रखी जाती है और उसको फिर बाद में रीच वो कहाँ पे, जहाँ पे उसको फाइनल जगह पे पहुंचता है वहां पे उसकी क्या होती है, क्लियरेंस होती है। क्लियर है, समझ आ गए। ट्रांसशिपमेंट क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसशिपमेंट। ट्रांजिट पता चल गया कि भाई जहां पर गुड्स टेम्परेरी स्टे के लिए रुकती है वहां पे कोई अनलोडिंग नहीं करती, और वहां से फिर आगे डेस्टिनेशन पोर्ट पे आती है और वहां पे क्लियरेंस करती है गुड की। अब ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट हाउएवर द वेसल आफ्टर रीचिंग ऑन द इंटरमीडिएट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है वेसल आफ्टर रीचिंग द इंटरमीडिएट पोर्ट ट्रांसफर द गुड्स टू अनदर वेसल। मान लो क्या हुआ, यूके से एक वेसल माल लेके आया, लेकिन क्या हुआ, वो अरब कंट्री के अंदर आके उसने क्या किया, माल दूसरे पोर्ट के अंदर अनलोड कर दिया, और वहां से दूसरा पोर्ट क्या लोडिंग करके माल की आपको डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसिट। के अंदर क्या होता है, देखो ट्रांजिट के अंदर क्या होता है, सेम पोर्ट होता है, बस वो रुकता है फिर आता है, सेम पोर्ट के अंदर ही आता है। लेकिन ट्रांसशिपमेंट के अंदर क्या होता है कि भाई जो इंटरमीडिएट पोर्ट होती है, मान लो यूके था, यूके से एक पोर्ट चला, यूके से एक शिप चला, शिप क्या हुआ, अरब कंट्री में पहुंचा, यहाँ पे इसने क्या किया, किसी दूसरे शिप के अंदर क्या किया, माल जो है अनलोड कर दिया किसी दूसरे शिप के अंदर, और यहाँ से दूसरा शिप क्या करता है, आपको फिर डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचाता है। ट्रांसिट ऑफ गुड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। सेक्शन 53 क्या कहता है, ट्रांसिट ऑफ गुड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। एनी गुड इंपोर्टेड इन अ कन्वेंस and mentioned in the import manifest or import report as the case may be for transit in the conveyance to the place outside India or any custom station may be allowed to be transit without payment of duty subject to such condition has been prescribed। अगर ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी गुड आपकी इंपोर्ट हो रही है, बाहर से कोई गुड आ रही है, और आपने अपने इंपोर्ट मैनिफेस्ट में मेंशन किया हुआ है कि भाई, आपने इंपोर्ट रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है कि भाई जो ये गुड्स है ये ट्रांजिट में है, ठीक है ना, ट्रांजिट इन द कन्वेंस। तो जब ट्रांजिट में होता है तो उन केस में आपको क्या करने की जरूरत नहीं होती, जो आपकी ट्रांजिट इन गुड होती हैं, आप क्या कर सकते हो कि भाई एनी गुड इंपोर्टेड इन कन्वेंस एंड मेंशन इन द import manifest or import report as the case may be for transit in conveyance to any other place outside India। आप क्या करते हो, किसी आउटसाइड इंडिया में किसी दूसरे प्लेस पे आप उसको क्या करते हो, उसको रोकते हो, उसका ट्रांजिट करवाते हैं, ठीक है ना। और कस्टम स्टेशन में भी अलाउड टू बी सो ट्रांजिट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो कस्टम स्टेशन क्या कर सकता है, वहाँ का कस्टम स्टेशन आपकी गुड्स को ट्रांजिट कर सकता है बिना अगर आपकी गुड्स ट्रांजिट में है तो आपको जो आउटसाइड स्टेशन पे, मान लो आपकी गुड्स ट्रांजिट में है, आप यूके से चले अरब कंट्री में पहुंचे, है ना, यहाँ से अरब की पोर्ट पे अगर आपकी गुड ट्रांजिट में है और पता है कि सेम पोर्ट जो यूके से चला था, बस थोड़ी देर रुक के वो कहाँ आएगा, इंडिया आएगा, तो यहाँ पर जब वो स्टे करेगा
यहाँ पर उसको किसी तरह से कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं, उसको कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर गुड्स आपकी ट्रांजिट में होती हैं तो सेक्शन 53 कहता है कि आपको कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54, ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। In case any good, section 54, in case any good imported into custom station are intended for transshipment, a bill of transshipment shall be presented to the proper officer in the prescribed form। भाई ये कहना चाह रहा है आपने कोई गुड्स इंपोर्टेड की कस्टम स्टेशन से, है ना, और वो ट्रांसशिपमेंट होने वाली है, तो आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कस्टम। However, where good are being transshipped under the international treaty or bilateral agreement between the government of India and government of foreign country, declaration of transshipment instead of bill of transshipment shall be presented to the proper officer in the prescribed form. Where goods are imported into customs station are mentioned in the import manifest or import report as the case may be, or has the for transshipment to any other place outside India, such may be allowed to be transshipment without any payment of duty। ये कहना चाह रहा है कि भाई क्या होना चाहिए, अगर आपने कोई गुड इंपोर्ट किया है और वो क्या है, ट्रांसशिपमेंट होगा उनका, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट प्रॉपर ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा। या फिर आपका किसी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कोई हो सकता है MOU साइन हुआ है कि भाई हाँ, अगर आपकी कोई गुड यूके से आ रही है, जैसे सऊदी अरबिया का इंडिया के साथ क्या है, हम MOU है, अरब कंट्री का MOU है इंडिया के साथ कि अगर हम कोई गुड यूरोप से क्या कर रहे हैं, बाई शिप के थ्रू हमारे पास आ रहे हैं, तो बीच में हम क्या कराएंगे, ट्रांसशिपमेंट करवाएंगे, तो उस चीज़ के लिए आपको डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट दिखाना पड़ेगा। और अगर आप प्रॉपर ऑफिसर को उस चीज़ के रिगार्डिंग प्रॉपर इंपोर्ट रिपोर्ट दिखाते हैं, तो आप कि भाई गुड आउटसाइड इंडिया में ट्रांसशिपमेंट हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, बिना पेमेंट ऑफ ड्यूटी किए आप ट्रांसशिपमेंट कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसिट और ट्रांसशिपमेंट में फर्क क्या होता है? ट्रांसिट के अंदर क्या होता है, वेसल सेम होता है, जो वेसल होता है वो सेम होता है, लेकिन ट्रांसशिपमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रांसशिपमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रांसशिपमेंट के अंदर गुड आर ट्रांसफर टू द डिफरेंट वेसल एट अ इंटरमीडिएट पोर्ट, लेकिन गुड जो होती हैं, गुड्स आर ट्रांसफर टू अ डिफरेंट वेसल एट अ इंटरमीडिएट पोर्ट। इसमें वेसल डिफरेंट होते हैं, समझ आ गए। ओनली इम्पोर्ट मैनिफेस्ट हैज टू बी सबमिट, इस केस में ट्रांसिट के केस में इम्पोर्ट मैनिफेस्ट देना होता है, लेकिन ट्रांसशिपमेंट के केस में आपको बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट या डिक्लेरेशन ऑफ देनी पड़ती है, डिक्लेरेशन देनी पड़ती है या बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट देना पड़ता है। नो सुपरविजन रिक्वायर्ड एट द इंटरमीडिएट पोर्ट, ट्रांसिट के केस में किसी तरह का सुपरविजन नहीं होता, लेकिन ट्रांसशिपमेंट प्रोसेस के केस में प्रॉपर ऑफिसर प्रॉपर क्या करता है, जो कस्टम ऑफिसर होता है सुपरविजन करता है। द सेम वेसल रीच एज द डेस्टिनेशन पोर्ट, भाई ट्रांसिट के केस में यूके से अगर कोई वेसल चला है तो वो सेम टू सेम इंडियन डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट पर वेसल दूसरा आता है, ठीक है ना, तो ये होता है ट्रांसिट और ट्रांसशिपमेंट के अंदर मीनिंग। अब आता है हमारे पास वेयर हाउस क्या होता है। वेयर हाउस, इम्पोर्ट गुड नीड टू बी क्लियर फॉर होम कंजम्पशन इमीडिएटली ऑन अराइवल। भाई क्या होता है कि कई बार आप कस्टम से माल मंगवाते हो, इम्पोर्ट होकर आपका कस्टम में माल पहुंचता है, तो आपको इमीडिएटली उसको अपने होम कंजम्पशन के लिए क्या कराना पड़ता है, क्लियर कराना पड़ता है। लेकिन कई बार सिचुएशन होती है, इफ इम्पोर्टर विश और ही मे नॉट रिक्वायर टू गुड इमीडिएटली और समवन टू अवॉइड डिमरेज चार्जेस और टू इंटेंड री एक्सपोर्ट ऑफ सच इंपोर्टेड गुड और एनी अदर रीजन। कई बार क्या होता है, कुछ अलग रीजन होते हैं कि भाई वो इमीडिएट डिलीवरी नहीं कर पा रहा, या फिर वो दोबारा से उनको एक्सपोर्ट कर रहा है, या कोई और रीजन हो सकता है ना, तो वो क्या कर सकता है, कोई भी पर्सन अपने गुड को स्टोर कर सकता है वेयर हाउस के अंदर। ही में स्टोर सच गुड इन द वेयर हाउस विदाउट पेमेंट ऑफ द वेयर हाउस गुड, कोई भी पेमेंट किए बिना, कोई ड्यूटी पेमेंट किए बिना वो क्या कर सकता है, वेयर हाउस कर सकता है। वेयर हाउस अलाउ गुड टू बी स्टोर एंड दस डेफरमेंट ऑफ ड्यूटी, इसमें क्या होता है कि आप अपनी गुड को वेयर हाउस के अंदर स्टोर कर सकते हो और उसमें डेफरमेंट ऑफ ड्यूटी हो जाता है। द गुड्स आर टू बी रिलीज फ्रॉम द वेयर हाउस सब्जेक्ट टू क्लियरेंस पोस्ट असेसमेंट एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। वेयर हाउस से गुड फिर आप कैसे क्लियर करवा सकते हो, आपको असेसमेंट करवानी पड़ेगी और पेमेंट ऑफ ड्यूटी देनी पड़ेगी, उसके बाद आप वेयर हाउस से क्या कर सकते हो, अपने गुड्स को क्लियर करा सकते हो। वेयर हाउस दो तरह के होते हैं, एक होता है पब्लिक वेयर हाउस,
एक होता है प्राइवेट वेयर हाउस। अब पब्लिक वेयर हाउस और प्राइवेट वेयर हाउस में क्या फर्क होता है? पब्लिक वेयर हाउस में जो सेक्शन है सेक्शन 57 है ना। प्राइवेट वेयर हाउस क्या होते हैं? सेक्शन 58 के अंदर होता है। एक होता है स्पेशल वेयर हाउस। इसके लिए जो सेक्शन है, इसके लिए सेक्शन हमारे पास दे रखा है 58A। इसके लिए कौन सा सेक्शन दे रखा है? 58A दे रखा है यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या है? वेयर हाउस है। ये हमारे पास क्या है? वेयर हाउस है, ठीक है ना। तो वेयर हाउस हमारे पास 3 तरह के होते हैं। उसके बाद बात करते हैं पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होते हैं। बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होते हैं? बॉन्डेड वेयर हाउस की बात कर लेते हैं एक बार। पब्लिक वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस क्या होते हैं? दीज आर ओन्ड बाय मैनेज बाय द गवर्नमेंट। जो ये पब्लिक वेयर हाउस होते हैं, ये मैनेज किसके द्वारा किए जाते हैं? ये मैनेज किए जाते हैं किसके द्वारा? ये मैनेज किए जाते हैं फ्रॉम दी गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ओनली ड्यूटेबल गुड कैन बी वेयर हाउस देन। ड्यूटेबल गुड्स में, ड्यूटेबल गुड्स जो होती हैं कैन बी वेयर हाउस। इसमें सिर्फ जो जिन गुड्स के ऊपर ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, सिर्फ उसके ऊपर ही वही गुड्स इसमें क्या कर सकते हो आप? वेयर हाउस कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर वुड बी रिक्वायर्ड। इसमें सर्टिफिकेट देना बहुत जरूरी होता है। ए डबल ड्यूटी बॉन्ड वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड फॉर डिपॉजिट ऑफ गुड। इसमें डबल ड्यूटी बॉन्ड भी आपको देना पड़ता है। ऑल्सो द पर्सन सीकिंग वेयर हाउस वुड नीड टू पे द रेंट वेयर हाउस चार्जेस। तो इसमें आपको ये इस तरह से देना पड़ता है, आपको याद करना पड़ेगा ये। प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होते हैं? दीज आर ओन्ड और मैनेज बाय द प्राइवेट एंटिटी। प्राइवेट वेयर हाउस जो होते हैं ये प्राइवेट एंटिटी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। प्राइवेट, जो प्राइवेट बॉन्ड वेयर हाउस होते हैं ये प्राइवेट एंटिटी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। दीज आर नॉट जनरली अलो द पब्लिक वेयर हाउस आर अवेलेबल। मतलब क्या होता है कि जहां पर पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस अवेलेबल नहीं होते, जहां पर पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस अवेलेबल नहीं होते, तो आप क्या कर सकते हो? वहां पर क्या होता है? प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस में आप अपनी गुड्स को रख सकते हो। ओनली ड्यूटीएबल गुड कैन बी वेयर हाउस देन। इसमें क्या होता है? ड्यूटीएबल गुड्स क्या होती है? वेयर हाउस होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर वुड नॉट बी रिक्वायर्ड। Availability of space certificate from the warehouse keeper would not be required in this case. स्पेस सर्टिफिकेट वेयरहाउस कीपर से स्पेस सर्टिफिकेट की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। डबल बोन ड्यूटी वुड स्टिल बी रिक्वायर्ड। इसमें डबल बोन ड्यूटी, इसमें जो अवेलेबिलिटी है स्पेस सर्टिफिकेट की, जो वेयरहाउस कीपर से स्पेस सर्टिफिकेट की अवेलेबिलिटी है, इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड। और इसमें डबल बोन ड्यूटी स्टिल रिक्वायर्ड बट कस्टम ऑफिसर नीड टू बी पोस्टेड एट द एक्सपेंस ऑफ द वेयरहाउस कीपर। तो इसमें डबल बोन, सिर्फ इसमें क्या फर्क है कि भाई जहां पर गवर्नमेंट बोन नहीं मिलते तो आप प्राइवेट बोन में भी जा सकते हो। आप में सिर्फ इसमें क्या है? इसमें स्पेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी सारे का सारा इसमें क्या है? सेम टू सेम आपका रहता है। बाकी क्या है? सेम टू सेम इसमें आपका रहता है। आगे बात करते हैं। द गुड्स ऑफ वेयरहाउस कैन वरी। गुड जो वेयर हाउस है उसको आप वरी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन वेदर देयर आर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और अदरवाइज एज एक्सप्लेन इन द डायग्राम बिलो ऑफ द पीरियड अप टू ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर। ये कहना चाह रहा है कि भाई पीरियड ऑफ वेयर हाउस आप कितने सालों के लिए वेयर हाउस करा सकते हो?
1 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए। अब ये 5 ईयर के लिए कैपिटल गुड का आप क्या करा सकते हो, वेयर हाउस करा सकते हो। अदर गुड को 3 साल के लिए वेयर हाउस करा सकते हो। और 1 साल के लिए वेयर हाउस कौन सी गुड को रखा है? व्हेन गुड आर रिमूव्ड फॉर एक्सपोर्ट नो ड्यूटी बी पेड, नो ड्यूटी टू बी पेड, बट व्हेन फॉर होम कंजम्पशन रिमूवल ओनली अंडर द असेसमेंट एंड ड्यूटी इज पेबल। ये कहना चाह रहा है कि 1 साल के लिए आपने कोई गुड्स वेयर हाउस में डाली। अब दो चीज होगी, या तो उसको आप एक्सपोर्ट करोगे या फिर उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करोगे। एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। होम कंजम्पशन के लिए प्रॉपर असेसमेंट होगी और आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं। आगे आता है बैगेज। आगे आता है बैगेज। बैगेज क्या होता है उसकी बात करते हैं। गुड इंपोर्टेड बाय पैसेंजर और member of crew in his baggage are classified under one tariff heading and levied to a single rate of duty. गुड इंपोर्ट, कोई भी गुड अगर इंपोर्ट की गई है पैसेंजर के द्वारा, मेंबर ऑफ क्रू के द्वारा अपने बैगेज में, उसको क्लासिफाई किया जाता है अंडर वन टैरिफ हेडिंग एंड लेविंग अ सिंगल रेट ऑफ ड्यूटी। तो उस पर क्या होता है? एक सिंगल रेट ऑफ ड्यूटी वो क्या पर चलता है। बैगेज क्या होता है कि भाई मान लो आप अपने साथ बैग लेके चल रहे हो तो उसको बोला जाता है बैगेज। आप फॉरेन घूमने जा रहे हो, आपके साथ सूटकेस है आपका, तो वो किस में आता है? वो बैगेज में आता है आपके, है ना। अपने साथ आपने बैग कैरी कर रखा है और वो बैगेज रूल रखते हैं वहाँ पे, और उसमें एक सिंगल रेट ऑफ ड्यूटी लगता है। सेक्शन 77 प्रोवाइड दैट द ओनर ऑफ एनी बैगेज शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिंग इट मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ इट इज कंटेंट ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। भैया क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी पर्सन जब अपना बैग कस्टम से छुड़वा रहा है, मतलब ये कहना कि जो कोई फॉरेन घूमने गए, आप एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट पे आपका बैग पूरा चेक होता है, उसकी क्लियरेंस के लिए आपको पूरा डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है। द टर्म बैगेज हैज नॉट बीन डिफाइंड as such, however following may be noted. Baggage means all the dutiable articles imported by the passenger or member of crew in his passenger। कोई भी imported article, आप import ड्यूटेबल आर्टिकल लेके आ रहे हो, कोई भी import किया है आपने ड्यूटेबल आर्टिकल्स, है ना, कोई भी अनकम्पेड पैक, अनअकम्पेड पैसेज। अनअकम्पेड पैसेज बैगेज का मतलब क्या है कि भाई वो आप बैग है लेकिन आपके साथ नहीं है, बैग आपका बाद में आ रहा है, किसी जहाज में दोबारा पीछे से आ रहा है, किसी शिप में आ रहा है, तो वो अनअकम्पेड बैगेज होता है। इफ डिस्पैच प्रीवियसली और सब्सिक्वेंटली विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज आल्सो कवर्ड, बैगेज डज नॉट इंक्लूड मोटर कार, अल्कोहलिक ड्रिंक। बैगेज के अंदर क्या क्या नहीं आता? बैगेज के अंदर मोटर कार नहीं आती। आपने कोई मोटर कार बाहर से मंगवाई तो उसको बैगेज में नहीं आएगी। वो अल्कोहलिक ड्रिंक मंगवाई, वो बैगेज में नहीं आएगी, वो बैगेज का पार्ट नहीं है। बैगेज डज नॉट इंक्लूड आर्टिकल इंपोर्टेड एन अंडर एन इम्पोर्ट लाइसेंस फॉर हिज ओन और फॉर बिहाफ ऑफ अदर। अगर आप कुरियर के थ्रू मंगा रहे हो कुछ, अगर आप इम्पोर्ट लाइसेंस के अंदर कुछ मंगा रहे हो तो वो बैगेज के अंदर कवर नहीं होता। बैगेज के अंदर आप अपने पर्सनल चीज़ें मंगवाते हैं। पर्सनल इफेक्ट मीन्स थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाई daily necessity but does not include jewelry. Generally duty free allowance is allowed to be Indian resident or foreign in India। इसमें बेसिकली क्या होता है? ड्यूटी फ्री अलाउंसेस। बैगेज के अंदर क्या होता है कि भाई आप कोई बैग अपने साथ रख रहे हो तो आपको पूरा डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। और उसमें फिर क्या होगा? बैगेज रूल 2016 प्रोवाइड फॉर द ड्यूटी फ्री क्लियरेंस अप टू अ सर्टेन लिमिट और आर्टिकल सच एज पर्सनल इफेक्ट, ट्रैवलर सूरियन। तो इसमें ना आपको ना कस्टम एक्ट के अंदर कि भाई ये बता रखा है, अगर आप अपने साथ बैग रख रहे हो तो कितना कितना वैल्यू का सामान आपके पास होना चाहिए। ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस और ड्यूटीएबल और नॉन प्रोहिबिटेड आर्टिकल। भाई अगर आप अपने साथ ड्यूटीएबल आर्टिकल लेके आ रहे हो या नॉन प्रोहिबिटेड आर्टिकल लेके आ रहे हो तो कितने अमाउंट तक का लेके आके आप पर चल सकते हो। अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो या फॉरेन रेजिडेंट इन इंडिया है या टूरिस्ट हो इंडियन ओरिजिन के, है ना, और कहाँ से आप आ रहे हो? आप आ रहे हो किसी भी कंट्री से अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो 50,000 तक का आप सामान अपने साथ लेके आ सकते हो, इससे ज़्यादा का नहीं। अगर इससे ज़्यादा का है
तो आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर आप आ रहे हो कहाँ से, नेपाल, भूटान, म्यांमार से, तो फिर आप कितने तक का सामान लेके आ सकते हो, 15,000 तक का। इससे ज़्यादा लेके आओगे तो आपके ऊपर ड्यूटी लगेगी। या फिर कोई भी पैसेंजर बाहर रहता है ना, 1 साल से ऊपर हो गया उसको, बाहर रहता है किसी भी कंट्री में और वो इंडिया में आ रहा है और अपने साथ अगर गोल्ड की ज्वेलरी लेके आ रहा है, अगर कोई जेंटलमैन है तो अपने साथ वो 20 ग्राम विद अ वैल्यू कैप ऑफ ₹50,000, 20 ग्राम का गोल्ड लेके आ सकता है जिसकी वैल्यू क्या है, 50,000 है। या फिर कोई लेडी है तो अपने साथ 40 ग्राम विद अ वैल्यू कैप ऑफ 1 लाख, 1 लाख तक की वैल्यू की ज्वेलरी अपने साथ लेके आगे यहाँ पर चल सकती है, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। समझ आ गई मेरी बात? आगे बढ़ते रहे। अब पढ़ते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है। ड्यूटी ड्रॉबैक, आपको OMR आएगा तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। OMR है तो आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हो। ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोविजन अलेबल द एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन रिफंड ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी पेड ऑन द। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब होता है रिफंड। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब होता है रिफंड, रिफंड ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी, रिफंड ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी। अगर आपने कोई कस्टम ड्यूटी पे की है किस चीज के ऊपर, इम्पोर्टेड गुड विच आर मेंट फॉर री एक्सपोर्टेशन, आपने कोई गुड इम्पोर्ट की और उसको आपने री एक्सपोर्ट कर दिया, तो वहां पे क्या होता है, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक के प्रोविजन लगते हैं। जितनी भी ड्यूटी आपने पे की रखी है उसका आपको क्या मिल जाता है, कुछ परसेंटेज रिफंड मिल जाता है। मान लो आपने यूके से माल इंपोर्ट किया और उस माल को आगे अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक के प्रोविजन लगेंगे। जितनी भी ड्यूटी आपने इंपोर्ट करते टाइम ली थी आपको क्या हो जाएगा, उसका परसेंटेज रिफंड हो जाएगा। इनपुट विच आर प्रोसेस फॉर और इन मैन्युफैक्चरिंग फाइनल गुड विच टू बी एक्सपोर्टेड। या फिर आप क्या करते हो, आप रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा रहे हो, उसको प्रोसेसिंग करते हो, फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो और उस फाइनल प्रोडक्ट को आप फॉरेन में कहीं दूसरी जगह में एक्सपोर्ट कर देते हो। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक के प्रोविजन लगते हैं। गवर्नमेंट इज एम्पावर टू ग्रांट ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब होता है रिफंड। रिफंड, आपने जितना भी इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर रखा होगा आपका कुछ परसेंटेज आपको क्या होगा, मिल जाएगा। This benefit available not only to the re-export of the duty paid thereon, but also on the imported material used in the manufacturing of good which are exported. ये कहना चाह रहा है कि भाई आपको दोनों बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपने कोई बाहर से कोई गुड इंपोर्ट किया, उसने आपने सेम गुड को किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया, तब भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। या फिर आपने बाहर से कोई गुड मंगवाई, उस पर थोड़ा प्रोसेसिंग करके और दूसरी कंट्री में फाइनल प्रोडक्ट बेचा, तब भी आपको क्या मिलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट मिलेगा। बट कंडीशन क्या है, दीज गुड शुड बी एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट विद इन 18 मंथ। ये गुड 18 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर इज एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर शैल एंडोज द शिपिंग बिल्स एंड प्रॉपर टू द प्रॉपर कस्टम ऑफिस। आपको शिपिंग बिल क्या है, प्रॉपर कस्टम ऑफिस को देना पड़ेगा। नेसेसरी फॉर्म लाइक ARE1 आर टू बी सबमिट, आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा ARE1। कस्टम ऑफिसर मेक एन ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस, तो कस्टम ऑफिसर फिर क्या करेगा, आपको ऑर्डर देगा, आपको परमिट करेगा क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्टेशन। इफ अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक इंटरेस्ट पेड टू द एक्सपोर्टर टर्न आउट टू बी हायर देन what he is eligible to, amount would have to be repaid back to the custom authority. If the amount of drawback and interest paid to the exporter turn out to be higher than what he is eligible, amount have to be repaid. तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अमाउंट उसको वापस कर दिया जाएगा।
उसके बाद क्या है, इफ देयर इज ड्रॉबैक विच इज made to the exporter who is eventually cannot realize the invoice within the period specifically by FEMA, such drawback could be recovered from the exporter. तो आपको ये पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ तक पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ नहीं है। बाकी ये रेट दे रखे हैं कि कितनी कितनी गुड पे कितना कितना आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, ये आपको पढ़ना है कि अगर आप 3 महीने के अंदर अपनी गुड को एक्सपोर्ट कर देते हो तो 95% का ड्रॉबैक मिलेगा, अगर 3 महीने से 6 महीने के अंदर एक्सपोर्ट करते हो तो 85% का मिलेगा। तो ये दे रखा है, ठीक है ना, कि कितना आपको क्या मिलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। तो ये आप पढ़ लेना, ये आपकी थ्योरी पर्पस के लिए है, सिर्फ ऊपर से पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है, बाकी इतना इसका रेलेवेंसी नहीं है। ये आप जो भी है, और मिसलेनियस कुछ नहीं है, इसको काट दो, मिसलेनियस कुछ नहीं है, इसको आप काट दो। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ये खत्म होता है। मेन जो है आपका, ये आप एक बार खुद से पढ़ लेना, आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया। यहाँ पे यहाँ तक मेन है, इसको एक बार डिमांड और रिकवरी को आप एक बार प्लीज पढ़ लेना थोड़ा सा, और ये वाला मिसलेनियस है तो इसको काट दो, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कस्टम आपका यहाँ पे क्या है,